नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे जीवन के होने से जुड़ा है। आखिर जीव जनन करते क्यों हैं और कैसे? ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। नहीं, ये तो वो कहानी है कि जिंदगी खुद को जिंदा कैसे रखती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर में कितनी सारी चीजें चलती रहती हैं। खाना पचाना, सांस लेना, शरीर से गंदगी बाहर निकालना। ये सब क्यों? ताकि हम एक व्यक्ति के तौर पर जिंदा रह सकें, है ना? लेकिन जनन यानी रिप्रोडक्शन, वो कुछ अलग है। वो किसी एक जीव के जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी प्रजाति के वजूद के लिए जरूरी है। यहाँ देखिए, एक तरफ है पोषण और सांस लेना जैसी प्रक्रियाएं जो किसी भी एक जीव के लिए जरूरी हैं, और दूसरी तरफ है जनन जो पूरी प्रजाति को बचाने के लिए है। अब सोचिए, इस काम में कितनी ज्यादा एनर्जी लगती है, फिर भी जिंदगी ये करती है। क्यों? क्या वजह है? और यहीं से एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आखिर जीव अपनी अगली पीढ़ी तक अपने शरीर के डिजाइन का ब्लूप्रिंट पहुंचाते कैसे हैं? मतलब, ऐसा क्यों है कि इंसानों से इंसान ही पैदा होते हैं और आम के पेड़ से आम का ही पेड़ उगता है? कुछ और क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है एक कमाल के मॉलिक्यूल में जिसका नाम है डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे आप जिंदगी की रेसिपी बुक या इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझ सकते हैं। हमारी हर एक कोशिका, हर सेल के न्यूक्लियस में ये डीएनए मौजूद होता है और इसी में प्रोटीन बनाने के सारे निर्देश होते हैं। और यही प्रोटीन है जो मिलकर हमारे शरीर को बनाते हैं। हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, सब कुछ यही तय करता है। तो फिर रिप्रोडक्शन की सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी घटना क्या है? वो है सेल डिवीजन, कोशिका का बंटना। होता क्या है? सबसे पहले सेल अपने डीएनए की एक फोटोकॉपी बनाती है, बिल्कुल वैसी ही। फिर वो अपने अंदर की बाकी जरूरी मशीनरी को भी डबल करती है और बस आखिर में वो बीच से दो हिस्सों में बंट जाती है। अब जो दो नए सेल बने हैं, दोनों के पास अपना अपना डीएनए है और जिंदा रहने का सारा सामान भी। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, क्या होगा अगर ये डीएनए की कॉपी एकदम परफेक्ट हो? मतलब जीरोक्स कॉपी, कोई फर्क नहीं। अगर हर नया जीव अपने पेरेंट की हूबहू नकल हो। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में ये एक रूपता, ये एक जैसा होना एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, खासकर तब जब हालात बदलते हैं। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। असल में कुदरत में कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस 100% भरोसेमंद नहीं होता। तो जाहिर है, जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो हर बार उसमें थोड़ी बहुत गलतियां, थोड़े बहुत बदलाव आ ही जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये गलतियां कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। यही छोटे छोटे बदलाव या वेरिएशंस किसी भी प्रजाति के जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया हैं जो सामान्य तापमान वाले पानी में रहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का तापमान बढ़ने लगता है। क्या होगा? ज्यादातर बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, लेकिन जिन कुछ बैक्टीरिया में गर्मी सहने वाला छोटा सा बदलाव, वो वेरिएशन होगा, वो बच जाएंगे। और सिर्फ बचेंगे नहीं, बल्कि अपनी आबादी भी बढ़ाएंगे। तो ये जो रचनात्मक गलतियां हैं ना, यही जिंदगी को बदलते माहौल में ढलने और इवॉल्व होने की ताकत देती हैं। तो इन सब जरूरतों को देखते हुए जिंदगी ने रिप्रोडक्शन के लिए मोटे तौर पर दो मेन स्ट्रैटेजीज, दो रास्ते अपनाए हैं। मंजिल दोनों की एक ही है, जीवन को आगे बढ़ाना, लेकिन रास्ते रास्ते बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर इन दोनों तरीकों का एक सीधा सा कंपैरिजन देखते हैं। पहला है अलैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है। ये तरीका बहुत तेज और एफिशिएंट है, लेकिन इसमें वेरिएशन यानी विविधता न के बराबर पैदा होती है। दूसरी तरफ है लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पेरेंट्स शामिल होते हैं। ये प्रोसेस धीमा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर इसमें भरपूर वेरिएशन पैदा होती है। तो ये स्पीड और वेरिएशन के बीच का एक ट्रेड ऑफ है, एक चुनाव है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दुनिया भी अपने आप में बड़ी रंगीन है। जैसे अमीबा को देखिए, वो तो बस बीच से दो हिस्सों में बंट जाता है, काम खत्म। स्पाइरोगायरा जैसा जीव टुकड़ों में टूट जाता है, और कमाल ये है कि हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। या फिर हाइड्रा, उसमें एक छोटी सी कली, एक बड निकलता है जो बड़ा होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है। मतलब एक ही पेरेंट से कॉपी बनाने के कितने शानदार और अलग अलग तरीके हैं। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी पहेली पर आते हैं। एक बड़ा सवाल, अगर दो पेरेंट्स
अपना अपना डीएनए मिलाएंगे तो अगली पीढ़ी में डीएनए की मात्रा डबल नहीं हो जाएगी? और फिर उसकी अगली पीढ़ी में 4 गुना? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो जिंदगी ने इस मुश्किल का हल कैसे निकाला? इसका जवाब है एक बहुत ही जीनियस बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जिसे कहते हैं मियोसिस। ये एक खास तरह का सेल डिवीजन है। इसमें क्या होता है कि जो जनन कोशिकाएं यानी जर्म सेल्स या गैमीट्स बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम और डीएनए की मात्रा ठीक आधी होती है। तो जब 2 ऐसे आधे आधे डीएनए वाले सेल मिलते हैं तो मिलकर जो नया सेल बनता है उसमें डीएनए की मात्रा एकदम सही होती है। डबल होने का कोई चांस ही नहीं। कितना शानदार हल है ना? और ये जो जर्म सेल्स होते हैं ना, ये भी बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं। 2 तरह के। एक होता है नर युग्मक यानी मेल गैमीट, जैसे स्पर्म। ये आमतौर पर छोटा होता है और तेजी से मूव कर सकता है। इसका काम है सफर तय करना। और दूसरा होता है मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट, जैसे एग सेल। ये साइज में बड़ा होता है और इसमें आने वाले भ्रूण के लिए खाने का पूरा भंडार होता है ताकि जिंदगी की शुरुआत हो सके। चलिए अब इन सारी बातों को एक केस स्टडी से जोड़कर देखते हैं। एक ऐसा उदाहरण जिसे हम सब जानते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। इंसानों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक खास उम्र में मैच्योर होना शुरू होता है, जिसे प्यूबर्टी या यौवनारंभ कहते हैं। इस दौरान पता है क्या होता है? शरीर की जो एनर्जी अब तक ओवरऑल ग्रोथ यानी लंबाई वगैरह बढ़ाने में लग रही थी, वो अब अपना फोकस शिफ्ट कर लेती है। अब सारी ताकत रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को मैच्योर करने में लगती है ताकि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मुमकिन हो सके। तो इंसानों में ये सफर शुरू होता है स्पर्म के बनने से। ये स्पर्म एक एग सेल से मिलते हैं और इस मिलने को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, जिसे अब हम एम्ब्रियो कहेंगे, ये यूट्रस यानी गर्भाशय की दीवार में जाकर सेटल हो जाता है। वहाँ प्लासेंटा नाम का एक स्पेशल टिश्यू बनता है जो माँ के शरीर से बच्चे तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है। और फिर करीब 9 महीने तक डेवलप होने के बाद एक नए जीवन का जन्म होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ कॉपी बनाने का नाम नहीं है। ये तो एक जैसी चीजें बनाने और उनमें हल्के फुल्के बदलाव लाने के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। ये स्थिरता और विभिन्नता का एक डांस है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर जिंदगी परफेक्ट कॉपी और क्रिएटिव गलतियों के इसी बैलेंस पर चलती है और कामयाब होती है, तो ये हमारी अपनी दुनिया में स्थिरता और बदलाव के बारे में हमें क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है ना?